नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के दो प्रमुख एग्जाम जो 2024 में हुए हैं, टीसीएस ने लिए हैं। इसमें आपका सीजीएल का एग्जाम अभी सितंबर 2024 में और सीएचएसएल का एग्जाम इससे पहले जुलाई 2024 में हुआ। दोनों ही एग्जाम 36 शिफ्ट में टोटल 72 पारियों में अपन देखने वाले हैं। ओल्ड स्कीम से पूछे गए सवाल थोड़े हटकर यहाँ पर ओल्ड स्कीम का मतलब ये हुआ कि 1947 से लेकर अभी लेटेस्ट 2024 में एग्जाम हुए तो 2020 तक के क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स नहीं रहेंगे। ओल्ड स्कीम्स के एक तरीके से वो स्टैटिक सवाल हो चुके हैं। तो 1947 से 2020 तक की जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाओं से सवाल पूछे गए हैं लेटेस्ट 2024 एग्जाम्स में वो सारे कवर करने वाले हैं, जो अपकमिंग रेलवे और एसएससी 2024-25 एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक सवाल में 2 से 3 सवाल अपन कवर करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको बता दूँ, सीएचएसएल 2024 में टोटल 36 सेट में ओल्ड स्कीम से 7 क्वेश्चन थे। वैसे करंट स्कीम से तो काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन जो पुरानी योजना है ना उनसे 7 क्वेश्चन। सीजीएल 2024 में देखा गया जो अभी 9 से 26 सितंबर को हुआ 36 सीट में, इसमें ओल्ड स्कीम से 36 सीट में 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो सबसे पहले अपन सीजीएल के 20 क्वेश्चन देखते हैं जो सितंबर 2024 में हुआ, उसके बाद सीजीएल के देखेंगे। अब क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करें उससे पहले अभी ये आपको घड़ी दिख रही है ना, ये बेहतरीन समय है टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने का। 14 और 15 अक्टूबर को। वैसे टेस्ट बुक पास प्रो की इससे पहले प्राइस आपने देखा होगा 608+ रुपये थी। अभी ये डील आपको टीटीसी की कूपन कोड में 439 में 1 साल के लिए टेस्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। यानी आने वाले 1 साल में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, इंडिया और स्टेट लेवल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। जितनी हो सके एग्जाम से पहले कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, 50% तैयारी आपकी यूँ ही हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आपका होने वाला है। कैसे टेस्ट टू पास प्रो ज्वाइन करके इस डील का फायदा उठाना है, डिस्क्रिप्शन में एक डेमो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। 14 और 15 अक्टूबर के मध्य ये पास प्रो लेंगे तो अभी ये सिलेक्शन सीजन सेल का आप फायदा उठा पाएंगे, लोएस्ट प्राइस वाला। तो सबसे पहले अपन सीजीएल में पूछे गए सवाल देखते हैं। 2024 में अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में सवाल पूछा है, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई है। यहाँ पर विकल्प आप देखेंगे तो उजाला योजना है ये 2014 नहीं 15 में। काफ़ी कैंडिडेट क्या करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट 2014 में आते ही काफ़ी सारी योजनाएं लॉन्च की, उसमें उजाला योजना 2014 टिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली काफ़ी योजनाएं हैं जो बाद में प्रभावी हुई है 2015 में। एक तरीके से प्रधानमंत्री उजाला योजना, इसके तहत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब है वो उपलब्ध कराए गए थे। कम मूल्य में एलईडी बल्ब, इसकी फुल फॉर्म क्या है उजाला की? उन्नत ज्योति फॉर एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 मई 2015 को। बचत लैंप योजना को इसने प्रतिस्थापित किया है। इससे मिलता जुलता एक नाम आता है उज्ज्वला योजना। ये योजना 2016 से शुरू की गई है। उज्ज्वला योजना कौन सी है? जो एलपीजी कनेक्शंस, एलपीजी गैस सिलेंडर दिए गए हैं ना गरीब महिलाओं को, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, उन हेतु यहाँ पर 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना आई थी, जिसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? सभी को आंसर पता होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपये लाभार्थियों की राशि दी जाती है। इसका अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ये कौन से मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा है वो 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट के दौरान 2019 में ये योजना आई थी। इसका उद्देश्य की बात करें, देश के सभी छोटे एवं जो सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में प्रदान करने की बात हुई थी। जो 2 हेक्टेयर वाली ये कंडीशन है ना, इसको बाद में हटाया गया और जो भी किसान हैं, जो भूमि जोत योग्य वाले जितने भी किसान हैं, उनको 6,000 रुपये आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों में प्रदान करने की किसान सम्मान निधि योजना है। तो 6,000 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण ऋण, बीमा, पेंशन तथा किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? तो यहाँ पर वित्तीय समावेशन के लिए जो आपका राष्ट्रीय मिशन आया था सभी को पता होगा, और बहुत सारे अकाउंट यहाँ पर आपने भी अपना अकाउंट भी ओपन यहाँ पर पहला किया होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना कब आई है? 28 अगस्त 2014 को, और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने की थी। जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी ये वित्तीय समावेशन योजना है, जिसमें 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए थे। तो इन सभी के काम आते हैं आपके। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014।
अब देखिए अन्य विकल्प आप देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इनका भी कुछ देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98th जो जयंती है उस अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो ग्रामीण गरीब युवक है ना, उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना इसका उद्देश्य था। और ये उन ग्रामीण युवाओं के लिए है जिन ग्रामीण युवाओं की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच में है। तो ये 2014 में आई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे सवाल भी आएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई? 1 अप्रैल 1999 को ये योजना आती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वेरी इंपॉर्टेंट 1999 में लॉन्च की गई है। और प्रमुख ओल्ड स्कीम्स की अपन बात कर रहे हैं तो जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी 1983, रोजगार आश्वासन योजना 1993, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में आई थी, और स्वर्ण जयंती 1999 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वेरी इंपॉर्टेंट 2001 में आई थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और बाकी नरेगा का तो आपको पता ही है 2006 में। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 में, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना आई थी 1975 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया है? ग्रामीण क्षेत्रों की जो गरीब महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कौन सी योजना ने या फिर जो किस संस्था ने अपना योगदान दिया है? तो यहाँ पर आपका सभी को पता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 स्वयं सहायता समूह। और इसके बारे में सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसका थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूह की उत्पत्ति 1972 में स्वरोजगार महिला एसोसिएशन सेवा की स्थापना से मानी जाती है। स्वरोजगार महिला एसोसिएशन के साथ इसकी स्थापना सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 से 25 सदस्य वाला एक समुदाय आधारित समूह है, जिसमें महिलाएं सभी मिलकर एक छोटा सा कोई अपना उद्यम शुरू करने के लिए पहल स्टार्ट करती है, बचत करती है। यहाँ पर एक सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है ना, ये नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए 1992 में नाबार्ड की पहल है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से सवाल आता है। वैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर जो आपके ऑप्शन में दे रखी थी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रीवियस एसएससी एग्जाम से ये सवाल पूछा हुआ है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में इसे लागू किया गया था। वैसे 1978 में ये कार्यक्रम बनाया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका आंसर 1980 होता है। अगला अपना सवाल है, मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? मेक इन इंडिया पहल है किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो यहाँ पर आप सभी को आंसर पता होगा, विनिर्माण। विकल्प 4 इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत की महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। तो विनिर्माण से संबंधित है 25 सितंबर 2014 की स्कीम है मेक इन इंडिया। अगला सवाल, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता, यहाँ पर जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रायोरिटी योजना है, इसकी घोषणा कब की गई है? शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता किन के लिए? जो अल्प विकसित देश हैं। भारत में टैक्स संबंधित फ्री टैक्स एक तरीके से योजना कब आई थी? योजना आई थी 2008 में एलडीसीज के लिए, अल्प विकसित देशों के लिए यहाँ पर शुल्क मुक्त टैरिफ योजना 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस भारत सरकार द्वारा सबसे कम विकसित देशों के लिए प्रदान की गई एक तरफा गैर पारस्परिक तरजीही टैरिफ योजना है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर 13 अगस्त 2008 को पेश किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत होती है 2008 से। विकल्प 1 करेक्ट है। और ये योजना सबसे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया था, और 1 अप्रैल 2015 को ये 2008 में शुरू की गई योजना 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन
हो गई है। इसके तहत लाभार्थियों की फैमिली को यहाँ पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये तक का बीमा कवरेज मिलता है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ इस योजना संबंधी, तो भारत की केंद्र सरकार अनुमानित वार्षिक प्रीमियम का 75% केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% का अंशदान इसमें प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2014 में इसका बिल आया था और इसे पारित किया गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 2016 में। 2016 करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये पारित हुआ। इससे पहले 1995 का ये एक्ट था। इससे पहले जो एक्ट था ना वो था दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी एक्ट 1995, और 2014 में ये लोकसभा में पेश किया गया और 2016 में राज्यसभा में इसे पारित किया गया। इस एक्ट में 21 तरह की आवश्यकताओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट सवाल है, पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया था? पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ इनमें से किस मंत्रालय ने किया? तो साथ साथ सवाल का आंसर आप खुद यहाँ पर सोच सकते हो, इसलिए थोड़ा इसको शुरुआत में कवर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प 1, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ किया है। ये 2021 में पहल आई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग हैं इनके द्वारा 7 अगस्त 2021 को पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके तहत पात्र जो लक्ष्य समूह हैं इनके कौशल विकास हेतु यहाँ पर जो प्रशिक्षण रखे गए हैं उनका नाम आप देखेंगे तो अप स्केलिंग या री स्केलिंग प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एससी एसटी और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। जो एससी एसटी है और महिला उद्यमी हैं जो अपना कोई स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं उनको बैंक लोन देना 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर लिमिट आप देखेंगे। योजना एक्चुअली स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को आई थी। अगला सवाल पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कितने परसेंटेज के रेशियो में बांटी गई है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य है ना उनके लिए जो सहायता लागत केंद्र और राज्यों के बीच में 90-10 का रेशियो करेक्ट हो जाएगा। विकल्प 2 करेक्ट है। यहाँ पर 90 और 10%। किन राज्यों में? जो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो यहाँ पर योगदान दिया जा रहा है वो केंद्र की तरफ से 90 है और राज्य की तरफ से 10 है। इसी प्रकार आप देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण, अदर जितने भी स्टेट है ना उनमें केंद्र राज्यों के बीच में केंद्र का 75% है, राज्य का 25 है, लेकिन यहाँ पर 90-10 है जो उत्तर पूर्वी राज्य है। इसी के साथ जो संघ शासित प्रदेश में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें ये योजना पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित रहती है। अब इस योजना के बारे में अपन बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। तो ये आवास योजना 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित हुई थी और इसका लक्ष्य था 2024 तक जितने भी बेघर परिवार हैं, कच्चे या जीर्ण शीर्ण घर हैं, उनके परिवारों को एक बुनियादी सुविधा के लिए पक्का घर मुहैया कराया जा सके। अगला सवाल है, असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम बताइए। असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना कौन सी है? असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्ध अवस्था में, तो ये योजना आपकी हो जाएगी विकल्प 4 यहाँ पर करेक्ट है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के यहाँ देखते हैं डिटेल में। देखिए ये जो योजना है ना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 को आई थी। इसका उद्देश्य जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं मतलब ड्राइवर, रिक्शा चालक, मौसी, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले नौकर, ईंट भट्टा कर्मचारी, जितने भी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, ऐसे सभी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। शुरुआती 18 से 40 वर्ष की अवधि में उनको इन्वेस्ट करना है और इसमें लाभार्थियों को 60 साल यानी वृद्धावस्था के दौरान 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी। और यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है? 18 साल की उम्र में यदि वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते तो प्रति माह यदि वो 55 रुपये की धनराशि का प्रीमियम जमा कराएंगे ना उस केस में भी इनको 3,000 मिल जाएंगे, बशर्ते हैं कि 40 वर्ष तक उनकी 40 वर्ष की आयु तक वो 55 रुपये प्रति माह जमा कराने हैं। यदि बाद में वो इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं 29 साल की अवधि में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा 200 रुपये 40 वर्ष की अवधि तक, और फिर 60 वर्ष होने के बाद यहाँ पर इसका लाभ आपको मिलेगा 3,000 रुपये के रूप में। अगला सवाल पूछा है, अटल इनोवेशन मिशन
किस वर्ष में शुरू किया गया? अटल इनोवेशन मिशन। विकल्प यहाँ पर 4 करेक्ट हैं। 2016 में अटल इनोवेशन मिशन है, ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई एक पहल है जो देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, कोई इनोवेशन है, उद्यमिता स्टार्टअप वगैरह आप स्टार्ट करें, उसको बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 2016 में की गई। नेक्स्ट वन यहाँ पर डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई फिर बताइए? डिजिटल इंडिया मिशन, ये भी एक इजी सवाल है, रिपीटेड सवाल है। 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली यहाँ पर डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की 2015 में। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की, इससे पहले आपने देखा उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं, उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो सहभागिता थी वो 90-10 की थी। बाकी राज्यों में आप 75-25 की देखी। लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों के लिए ये अलग से है। मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में है। जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर 60 और 40 वाला करेक्ट हो जाएगा। विकल्प 1 करेक्ट है। यूनिट सहायता की लागत मैदानी क्षेत्रों में 60-40, उत्तरी पूर्वी और हिमालय क्षेत्र के राज्यों के लिए 90-10 है। और मैदानी राज्यों में यूनिट सहायता को 70,000 रुपये से बढ़ाकर अभी 1.20 लाख रुपये, और पहाड़ी राज्यों में ये 75,000 से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। सवाल है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का मिशन था ना, ये 2015 में आया था। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में शुरू किया गया था। देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य था। 31 मार्च 2025 तक ये केंद्र सरकार ने इस मिशन की अवधि को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट सवाल पूछा, किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त कोलेट्रल, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे आप लोन ले सकते हो 10 लाख रुपए तक का? तो ये किस योजना के तहत ऐसा लोन लिया जा सकता है? किससे? एमएलआई से। जो ऋणदात्री संस्थाएं हैं उनसे, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से किस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना कोई गिरवी चीज़ रखे आप ले सकते हो? वो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। विकल्प 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऐसा आप लोन ले सकते हो। मुद्रा की फुल फॉर्म की बात करें, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज हैं। इसमें 3 टाइप के लोन आते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन है 50,000 रुपये तक का, किशोर लोन है 5 लाख रुपये तक का, और तरुण लोन है 10 लाख रुपये तक का। ठीक है, ये मुद्रा योजना के तहत है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को होती है, जिसका उद्देश्य था स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन। देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया ना, इस पर आधारित जब और क्वेश्चंस को टटोला गया तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले। स्टैंड अप इंडिया जो योजना है ना, इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधार करता है। क्योंकि आपको पता है स्टैंड अप इंडिया SC ST और महिला के लिए है, तो उनको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण देने की सुविधा प्रदान करती है स्टैंड अप इंडिया। 10 लाख से 1 करोड़। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना है। इसमें कारीगर और शिल्पकारों को गारंटी कवरेज के साथ में 5% ब्याज दर पर ऋण सहायता, संपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है, 5% इंटरेस्ट रेट। ऋण गारंटी योजना एक अलग है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो ऋण गारंटी स्कीम्स है ना, इसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम है ना, उनको 500 लाख रुपए की सीमा तक बिना किसी जमानत के, बिना कोलेट्रल के ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ऋण के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज शामिल है। अगला सवाल देखते हैं अपन। ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति से कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों का 39% उड़ान के तहत परिचालित किया गया है। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़ान योजना है, इसकी फुल फॉर्म सभी को पता होगा, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान की फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक। और ये शुरुआत नई दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू द्वारा अक्टूबर 2016 को की गई थी। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला में किया, और बहुत ही किफ़ायती रेट में हवाई यात्रा के लिए ये स्कीम्स लाई गई थी। अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों की पहचान कीजिए। कथन देखिएगा, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2003 के तहत लागू किया गया।
ये गलत स्टेटमेंट है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जारी योजना है। ये केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमें से पूछा है गलत कथन कौन से हैं, तो यहाँ पर 3 कथन गलत आप देखेंगे कौन कौन से हैं। तो विकल्प 3 केवल 1, 3 और 4 ये कथन गलत है, ये कथन गलत है, ये कथन भी गलत है। तो 1, 3, 4 गलत है। देखते हैं एक्चुअली कथन कौन से क्या गलत है इसमें। कथन एक गलत है क्योंकि बच्चों की पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2021 में भारत सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत 2021 में की गई है, न कि 2003 में की गई है। तो ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत 2021 में हुई है, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य 2021-22 से 2025-26 तक यहाँ पर कार्यान्वयन अवधि 15वें वित्त आयोग की अवधि यहाँ पर मानी गई है। और इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए एक योजना का विलय किया गया है। कथन 2 आप स्टेटमेंट देखेंगे ना, ये कथन 2 सही है क्योंकि ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बात की गई है। तीसरा गलत है क्योंकि इसमें 6 साल से कम आयु के तीसरा स्टेटमेंट देखें, ये केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। क्या केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये योजना? नहीं, बच्चों के साथ महिलाओं के लिए भी है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे तो है ही, साथ साथ गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, किशोरी हैं, इनके लिए भी ये योजना है। चौथा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये योजना कहाँ पर कार्यान्वित की जा रही है, तो उसमें दे रखा है कि ये योजना आपकी जन स्वास्थ्य अवसंरचना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से नहीं हो रही, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? उच्च हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाने वाली योजना इनमें से कौन सी है? तो इनमें से योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर विकल्प 4 एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? एबीसी आप इसे कहेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी नंबर होते हैं ना स्टूडेंट के। ये एक ऐसी योजना है जो विद्यार्थियों को विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्राप्त किए गए क्रेडिट को एकत्रित करती है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में किसी विद्यार्थी ने अध्ययन किया है तो वहाँ पर उनको क्रेडिट दिए जाएंगे। वो क्रेडिट जब उनके प्रोफाइल में एकत्रित हो जाएंगे तो पूरी प्रोफाइल कहीं पर भी वो ले जाएगा तो शो करेगा उनका बायोडाटा में। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि और कैरियर के अनुसार विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, किस विषय में उन्हें अधिक क्रेडिट मिला, उसके अकॉर्डिंग वो आगे अपना कैरियर है वो दिशा देख सकते हैं। ये एक संस्थान से दूसरी संस्थान में आसानी से क्रेडिट स्थानांतरित भी हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये गतिशीलता को बढ़ावा देती है, शिक्षा के लिए लचीला माध्यम बनने में ये मदद करती है। अदर ऑप्शन आप देखेंगे उनमें से एक पीएम उम्मीद स्कीम भी है। ये योजना उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक सफल भी है। सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। सफल है, ये एनईपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य है छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करना, उनकी प्रगति को मापना। अब ये तो क्वेश्चंस हो गए आपके सीजीएल 2024 में जो आपके सितंबर में एग्जाम हुआ है। उनके 36 सेट में पूछे गए 20 योजनाओं से संबंधित ओल्ड स्कीम से संबंधित क्वेश्चंस। अब अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सीजीएल 2024 में जो जुलाई में एग्जाम हुए हैं उनमें स्कीम्स, ओल्ड स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर जो 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देख। इसमें सवाल दिखेगा यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो सीजीएल में भी रिपीट हो गया। सीजीएल वाला ये सवाल आप देखेंगे सीजीएल में आ गया क्योंकि रिपीट तो एक्चुअली नहीं हुआ, एक्स्ट्रा फैक्ट से मैंने अभी ऐड किया था। उसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपको बताया 1999 में इसको शुरू किया गया। विकल्प 1 यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण देना, उन्हें उनकी आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के लिए स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना, ये उनका उद्देश्य। सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य पिलर्स में से एक नहीं है? 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया ना, इनके काफ़ी पिलर्स हैं, उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे ये वाला पिलर नदी जोड़ो विकास, रिवर लिंकेज डेवलपमेंट, ये वाला नहीं है। कौन से पिलर हैं? जैसे कि इसमें कार्यक्रम में सीवेज ट्रीटमेंट का है, ठीक है, मल जल उपचार अवसंरचना इसमें है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत आ जाएगा, जैव विविधता भी है इसमें, गंगा ग्राम, नदी सतह की सफाई है, वनीकरण, जन जागरूकता, ये सभी औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, ये सभी पिलर्स इसमें ऐड हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में आया था। इससे पहले गंगा नदी की साफ सफाई हेतु एक गंगा एक्शन प्लान आया था 1985 में, राजीव गांधी ने इसको शुरू किया था।
सवाल है दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? दीनदयाल अंत्योदय योजना आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, विकल्प 2 करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भारत सरकार की योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में शुरू की गई है, विकल्प 2 करेक्ट है। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 को कोविड के दौरान शुरू की गई योजना है, जिसका उद्देश्य था कि रोजगार का सृजन करना, कोविड के दौरान रिकवरी को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पंजीकृत प्रतिष्ठानों के जो नियोक्ता है उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला सवाल, भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रसिद्ध योजनाओं में से एक, इसे देश की बीमार बिजली वितरण कंपनियों को बचाने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में शुरू किया गया। बीमार बिजली वितरण कंपनियां है ना, उनको बचाने के उद्देश्य से 2015 में ये योजना आई थी। इस योजना का नाम आपको पूछा है, ये डिस्कॉम यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है, 2015 में आई थी। इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो बिजली वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय बदलाव और पुनरुद्धार पैकेज हैं, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण में व्याप्त जो वित्तीय गड़बड़ी है उसका स्थायी समाधान ढूंढना था। 30 सितंबर 2015 तक अपने ऋण का 75% यहाँ पर अपने ऊपर लेने और बॉन्ड बेचकर ऋणदाताओं को वापस भुगतान करने की इसमें अनुमति दी गई थी। अगला सवाल है 7 इंजनों द्वारा संचालित दृष्टिकोण जो स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास पर आधारित है, निम्न में से किस योजना से संबंधित है? 7 इंजन द्वारा संचालित दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा सबका प्रयास पर आधारित है। ये योजना है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान हो जाएगा। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है। और इसमें 7 इंजन कौन से हैं? इसमें आपका रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, जल परिवहन और रसद अवसंरचना शामिल है। अंतिम सवाल अपना देखते हैं यहाँ पर, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया है 2011 में। इसका नाम बाद में बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। 2011 में इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गरीबों के लिए, मिशन का उद्देश्य था गरीबों के लिए टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें। और गरीबों के लिए यहाँ पर जो संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य था औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच बनाना, आजीविका के विविधीकरण और मजबूती के लिए समर्थन और एंटाइटलमेंट और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बनाना। तो ये आपके सवाल हैं। टोटल 27 क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुए हैं CHSL CGL 2024 में पूछे गए हैं, ओल्ड स्कीम से रिलेटेड हैं। रेलवे भी एग्जाम से सवाल पूछी थी, तो सभी 2024-25 के एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेगा कंटेंट। PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको इससे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर की पेड PDF चाहिए तो वो हमारे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, toptrendinggk.in। और न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं तो अभी बेहतरीन डील आप फ़ायदा उठा लीजिएगा। लोएस्ट प्राइस की सेल चल रही है, 439 रुपये में TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।